नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-416। तो ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। और खबर यह है कि जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री की वित्त मंत्री के साथ मुलाकात हुई है और इस बैठक में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या डिमांड की गई हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि बुलियन इंडस्ट्री की बहुत सारी डिमांड हैं और उन मांगों को लेकर अभी सरकार कितनी गंभीर है, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलिन शाह हैं, वाइस चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। कोलिन शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों की जो बैठक हुई, आप लोगों ने मांगों की बहुत लंबी फहरिस्त सौंपी है वित्त मंत्री को कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाए गोल्ड पर, पॉलिश डायमंड पर भी इंपोर्ट ड्यूटी आप लोगों ने 7.5% से घटाकर 2.5% करने की मांग की है। कस्टम क्लियरेंस में तेजी लाने की बात कही गई है, आप लोगों ने मांग रखी है। रफ डायमंड की सीधी बिक्री की इजाजत मांगी है। तो इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो इतनी मांगे आप लोगों ने की है वित्त मंत्री से, आपके हिसाब से वित्त मंत्री की तरफ से कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं आपकी जिसको मानने को लेकर थोड़ा भरोसा दिख रहा है, जिसको लेकर सरकार ज्यादा गंभीर दिख रही है? थैंक यू मृत्युंजय। सी, हमने जो मांगा है हमारे इंडस्ट्री के लिए, एक्चुअली हमारा मेन मुद्दा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो भी हमने मांगा है वही विषय पे है। अब हमने जो मेन चीज मांगी है कि आज कोविड के टाइम में और कोविड के बाद वाली जो अभी दुनिया रहेगी एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक में भी, वो एक डिजिटल दुनिया बन जाएगी। और ये डिजिटल यूनिवर्स में हमको जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, स्पेशली ई कॉमर्स के लिए, आज ज्वेलरी बेचने के लिए, तो उसमें हमने एक फास्ट ट्रैक कस्टम क्लियरेंस मांगा है, स्पेशली $800 के नीचे वाले पार्सल के लिए। $800 के नीचे जो यूएस में ड्यूटी है 6%, वो नहीं है। और इसका बहुत बड़ा फायदा चाइना और थाईलैंड लेके जाते हैं। तो हम अगर इंडिया से भी ये कर सके तो ये मेक इन इंडिया को भी एक बहुत बड़ा पुश देगा और जो बिजनेस आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ई कॉमर्स का इंडिया से, वो कर पाएंगे। अब यही जो विषय है उसपे हमने और एक चीज मांगी है कि जो रफ डायमंड आज आ रहे हैं स्पेशल नोटिफाइड जोन में इंडिया में, आज क्या हो रहा है कि माइनर अपने डायमंड लाते हैं यहाँ पे रफ, और व्यूइंग होता है इंडिया में, बट फिर वो बेच नहीं पाता है बिकॉज ऑफ हमारा जो इनकम टैक्स रूल्स है। तो वो माल फिर वापस जाता है एंटोप और दुबई और फिर वहां से इम्पोर्टर को शिप होता है। इससे क्या है, एक कॉस्ट भी बढ़ता है और हमारा इम्पोर्टर आज की जो नई दुनिया है उसमें ऐसे भी वो एंटोप दुबई जा नहीं पाएगा अगले 3-4 महीना तक, जब तक के ट्रैवल वापस सेफ ना हो जाए और सब जो लॉकडाउन है वो खुल ना पाए। तो हम मिनिस्टर से यही एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ये टर्नओवर टैक्स आ जाए रफ डायमंड पे जो ऐसे भी स्पेशल नोटिफाइड जोन में आ रहा है, तो इससे हमारे जो एक्सपोर्टर है उसको बहुत एक राहत हो जाएगी कि वो उसको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है और उसको जो रफ डायमंड है वो एक लोअर कॉस्ट पे हिंदुस्तान में ही मिल जाएगा। ये भी वापस एक पुश देगा मेक इन इंडिया को। और जो रेवेन्यू आज मांग है, नहीं कोलिन शाह जी, आप लोगों की जो डिमांड है, कोलिन शाह जी, जो आप लोगों की डिमांड है वो हम चला रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी आपकी ऐसी मांग है जिसकी पूरी होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। मांग तो काफी आप लोगों ने की है, लेकिन वो सारी की सारी पूरी नहीं होंगी, ये बात आप भी जानते होंगे। तो चलिए, अब मैं आपको स्पेसिफिक इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर ही पूछ लेता हूं कि गोल्ड पर जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं, और पॉलिश डायमंड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने की कितनी संभावना है, सरकार इसको लेकर कितनी कन्विंस है? नहीं, जो गोल्ड की रिडक्शन है इंपोर्ट ड्यूटी की, वो एक्चुअली हमने मांगी नहीं है। तो एक करेक्शन करना चाहूंगा कि हमने जो मिनिस्टर से मीटिंग की है उसमें गोल्ड ड्यूटी के रिडक्शन की बात नहीं की है, डायमंड ड्यूटी की रिडक्शन की रिक्वेस्ट की है। अब वो आई कैन नॉट से कि होगा कि नहीं होगा, मगर जो हमको विश्वास है कि जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो सारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले पॉइंट्स हैं, जिससे देश की प्रगति होगी,
हमारे मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा, मेक इन इंडिया ज्यादा होगा और ई कॉमर्स का बिजनेस यहाँ से ग्रो हो सकता है, वो हमारा विश्वास है कि वो चीजें होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आपको ये इस बात की उम्मीद है कि जो मेक इन इंडिया वाले जो सारे मसले हैं वो हल हो जाएंगे और ये मांगे आपकी पूरी हो जाएंगी। चलिए, अब आप जुड़े हैं कुलिन शाह जी, तो एक सवाल गोल्ड प्राइस के ऊपर, क्योंकि गोल्ड लगातार ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है और अब तो मार्केट 49,000 के भी ऊपर चला गया है। तो आप लोगों का अपना आकलन क्या है गोल्ड प्राइस को लेकर, अब आगे कहाँ जाएगा भाव? गोल्ड जैसे पहले भी बताया गया है, आज फिजिकल डिलीवरी ऑफ गोल्ड दुनिया भर में और इंडिया में भी कम हो रही है। ये ज्यादातर जो बाइंग है और जिसके कारण आज प्राइस बढ़ा है वो है ईटीएफ और जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है। अब जब तक ये कोविड और अनसर्टनिटी का टाइम रहेगा, यूएस का इलेक्शन है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर है और जो ये अनसर्टनिटी का माहौल है मैक्रो इकोनॉमिक, तब तक गोल्ड का प्राइस बढ़ते ही रहेगा। अब ये लेवल से 5%, 10%, 15%, रूपी का डीवैल्यूएशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स है, बट ऐसे लग रहा है कि अगले 3, 6, 9 महीने में ये और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ऐसे वैक्सीन लग नहीं रहा है कि अगले 2-3 महीने में आ जाए। तो एक ट्रीटमेंट के वैक्सीन कुछ भी आ गया तो गोल्ड में करेक्शन भी आ सकता है, बट जब तक वो कुछ ना आए और दुनिया में मैक्रो इकोनॉमिक जो आज सिचुएशन है ऐसे ही कंटिन्यूड रही तो गोल्ड बढ़ता रहेगा। तो एट दिस लेवल और अगले 3 से 9 महीने के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है और बढ़ता रहेगा। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया कुलिन शाह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या प्राइस रहेगा आगे और क्या क्या डिमांड आप लोगों ने वित्त मंत्री से की है और क्या क्या पूरी होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज के कारोबार में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गोल्ड में क्या करना है, और ये बताने के लिए हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के, और एग्री मार्केट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजितेश मलिक हैं रेडिगर ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, गोल्ड ऑल टाइम टच करने के बाद नीचे आ गया है 49,000 के नीचे। हालांकि फंडामेंटल के मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं है और सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आगे बड़ी तेजी गोल्ड में सामने खड़ी है, लेकिन आज के इस करेक्शन पर आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, मुझे लगता है कि ये छोटे मोटे डिक्लाइंस और इंट्राडे में जो रिट्रेसमेंट्स हैं ये खरीदारी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगे आज भी और आगे चलकर भी। जहां तक ट्रेंड की बात की जाए तो क्लियरली $1800 के ऊपर लगता है कि सस्टेनेबल ब्रेकआउट अब की बार देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंट्राडे में हायर लेवल से थोड़ा सा एक डिप आया है, मुझे लगता है कि ये खरीदारी का एक अच्छा मौका है। आज के लिए 48,850 के लेवल्स पर यहाँ पर मुझे लगता है कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 48,700 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए, और मुझे लगता है वापस से 49,300, 49,350 के लेवल्स आज या कल तक के सेशन में देखने को मिलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आज गोल्ड खरीदना चाहिए, ठीक है। सिल्वर में क्या करना चाहिए? सिमिलर यहाँ पर सिल्वर में भी व्यू रहेगा मृत्युंजय, और सिल्वर में रादर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर लगभग $19 के आसपास सिल्वर में एक क्रूशियल रेजिस्टेंस काफी बार हमने देखा कि सिल्वर में बनता हुआ देखने को मिला था, वो लेवल्स यहाँ पर लग रहा है कि अब की बार टूटते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके चलते सिल्वर में मुझे लगता है कि एक अच्छी बड़ी तेजी गोल्ड के कंपैरेटिवली इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। इसका दूसरा कारण मृत्युंजय बेस मेटल्स में जो चौतरफा तेजी देखने को मिली है मेटल के प्राइसेस में, तो इसका भी फायदा सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है और आगे भी चलकर मिलता रहेगा। आज के लिए अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो करंट लेवल्स पे 51,700 रुपए के आसपास जो कि करंट भाव है, यहीं पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर 100-150 रुपए का कोई और एक डिप मिले 51,600 के आसपास, तो वहां पर और पोजीशन बनाई जा सकती है, ऐड किया जा सकता है। 51,400 के नीचे का आज के लिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, और मुझे लगता है 52,400, 52,500 बेहद शॉर्ट टर्म में आज से कल तक के लिए। लेकिन अगर 2 से 4 दिन का नजरिया देखा जाए तो मुझे लगता है 53,500 का टारगेट सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सोने और चांदी में आगे तेजी है, आपके लिए बाइंग की ही राय यहां पर दी जा रही है, ठीक है, इस पर आप नजर रखें। अब शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला।
और लेकिन उससे पहले अजितेश जी, ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। एग्री मार्केट में कल के कारोबार के लिहाज से आपकी टॉपिक क्या है और कल एग्री में कहां पर नजर रखनी चाहिए? ये आज जो है मार्केट में कुछ करेक्शंस आया है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया है। पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में काफ़ी तेजी थी और इसका मुख्य कारण यही था कि जैसे धीरे धीरे अभी जैसे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है। फिर काफ़ी जगह कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी में, तो कुछ फ्लड लाइक सिचुएशन भी है, जिससे कि अगर आप देखें तो मंडी में वेजिटेबल्स के भाव भी बढ़ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है एग्री मार्केट में डेफिनेटली आना ही है। और फिर अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट डिमांड की, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे जिस तरह से मंडियां खुलेगी और एक्सपोर्ट्स पिकअप होगा, तो मार्च से जून का जो एक्सपोर्ट डिमांड जो कमजोर पड़ गया था कोविड की वजह से, उसका जो है पूरा भरपाई अब आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में होने वाला है। और डॉलर जिस तरह से रुपये के अगेंस्ट में स्ट्रांग हुआ है, ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स मुझे लग रहे हैं कि कहीं भी करेक्शन आए, तो चाहे वो गुआर हो, चने में भी कुछ करेक्शन आ रहा है, या फिर स्पाइसेस हो, या फिर ऑयल कम्प्लेक्स हो, अभी शॉर्ट टर्म में कुछ डिप्स आ रहा है, डेफिनेटली करेक्शन में बाई करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म मैं अभी भी तेजी में हूँ। ओके, ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है गोपाल का चुरू से। पूछिए गोपाल जी सर, नमस्कार सर जी। हाजिर में गुआर पड़ा है, दोनों एक्सपर्ट से सवाल है सर जी, अगले 2-3 महीने में 5,000 हो सकता है क्या सर? एक एक्सपर्ट तो आपको बता ही नहीं पाएंगे ग्वार के बारे में, क्योंकि वो गोल्ड में भी उलझे हुए हैं। दूसरा एक्सपर्ट जरूर बताएंगे आपको, अजितेश जी। अजितेश जी बताइए, क्या लगता है ग्वार में आगे आपको? देखिए, ग्वार में अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करते हैं, ये मेरे ख्याल से कुछ ध्यान से सुनने वाली बात है, तो मार्केट में क्रूड ऑयल जब तेजी भी हुआ था ना, उस टाइम भी ग्वार का भाव नीचे रहा था, क्योंकि चाइना का जो है कुछ चीप एक्सपोर्ट जो है, कुछ चीप सब्स्टिट्यूट है, वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिससे कि ग्वार गम का डिमांड में कमी आई थी। लेकिन अभी जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का जो है बाकी देशों से के साथ जो रिलेशन है, जिस तरह से गड़बड़ी हो रही है, हर कोई उसमें बैन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में, अभी तो क्रूड ऑयल का भाव भी बढ़ रहा है, डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, आने वाले दिनों में ग्वार गम की डिमांड काफी तेज होने के चांसेस हैं। और जैसे मैंने बताया कि मार्च से जून में जबकि डिमांड रहता है, उस टाइम भी इस बार कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा डिमांड आ नहीं पाया, तो आने वाले दिनों में मुझे ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। 5,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी तभी बोलना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली 3,900 से 4,000 का एक लेवल हम लोग देख सकते हैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है अवधेश का, कानपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त अवधेश जी। पूछिए अवधेश जी। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, हमारा सोना चांदी हमें खरीदना है। सोना इसी कॉन्ट्रैक्ट का है, अगस्त वादे का, और चांदी सितंबर वादे का। तो हमें 4 भागों में सोना चांदी खरीदना है आने वाले 1 महीने के लिए। किन किन भाव में खरीदारी करें और क्या क्या स्टॉप लॉस लगाएं? अच्छा। और गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, कृपया उचित सलाह दें। और गुप्ता जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उचित सलाह दें कि 4 भागों में विभाजित करके कैसे गोल्ड और सिल्वर खरीदा जाए। बताइए गुप्ता जी। जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल। देखिए, पहले गोल्ड की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि गोल्ड ने यहाँ पर पिछले हफ्ते, पिछले 10 दिन में एक अच्छा मौका दिया था खरीदारी के लिए, जब यहाँ पर कीमतों में गिरावट आई थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पहला तो जो इनको खरीदारी करनी है वो बिल्कुल अभी करंट मार्केट पे इनको कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर $1,800 के ऊपर का एक ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला है। और अगर ये हफ्ता यहाँ पर $1,800 के ऊपर गोल्ड के प्राइसेस में क्लोजिंग देखने को मिलती है इंटरनेशनल की बाज़ारों में, तो मुझे लगता है कि तमाम यहाँ पर जो फंड हाउसेज हैं और जो पीएमएस हैं और तमाम जो इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर फ्रेश तेज़ी की पोजीशन बनाते हुए नजर आएंगे। और जो $1,800 से 1,900 साढ़े $1,900 का सफ़र होगा, वो काफ़ी जल्दी आता हुआ नजर आ सकता है। तो इमीडिएटली यहाँ पर मुझे लगता है कि शुरुआत करंट लेवल्स पे की जा सकती है खरीदारी करने की।
लेकिन अगर आगे चल के अगर जिस तरह से हम रुपए में ठीक यहाँ है। पर एक मजबूती बनते हुए देख रहे हैं और अगले हफ्ते या 15 दिन में थोड़ी सी रुपए में मजबूती देखने को मिलती है, उसके चलते अगर कोई गिरावट गोल्ड के प्राइसेस में अगर मैं बात करूं तो 48,700 48,600 तक यहाँ पर कोई डिप मिलता है, तो वहां पर इनको अपनी बची कुची जो सेकंड इंस्टॉलमेंट या सेकंड ट्रेंच है वहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए गोल्ड में। सिल्वर की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि 51,500 और 51,000 ये दो लेवल्स अगर मिलते हैं इनको, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 54,000 तक के टारगेट्स इमीडिएट नियर टर्म में, और अगर यहाँ पर दिवाली तक का ये समय इसको दें तो 58,000 तक के टारगेट्स चांदी में आते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है हरे राम का, पूछिए। जी नमस्कार जी, मेरा सवाल मलिक सर से है। हेलो हेलो, हाँ मेरा सवाल मलिक सर से है। हाँ, दो सवाल है मेरे। फर्स्ट तो जीरे के अंदर जो इतनी मंदी इतने दिन से चल रही है, ये किस कारण से चल रही है? दूसरा, क्या हम जीरे में आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर 15,000 से 15,500 के बीच का भाव मिल सकता है क्या पर क्विंटल? बताइए मलिक जी। जीरे में देखिए, जो हार्वेस्टिंग होता है फरवरी मार्च में, उसके बाद मार्केट में उस टाइम मार्केट का भाव काफी लो रहता है। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट डिमांड आना शुरू होता है। प्रोग्राम की स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि इस बार एक्सपोर्ट काफी हद तक कमजोर पड़ गया था मार्च से जून तक वायरस की वजह से। तो आने वाले दिनों में मैं वही सेम चीज आपको बताऊंगा कि जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो आने वाले दिनों में भी इसके एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी। कुछ स्टॉक लेवल ज्यादा है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि जैसे मंडियां भी बंद थी तो धीरे धीरे ओपन हुआ है, तो उसमें वॉल्यूम भी कम था। कल जैसे करीब 14,000 एक बार ब्रेक किया था, अभी तक वो सस्टेन किया नहीं। 14,120 के ऊपर अगर मार्केट जाता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, तब इसमें 14,500 और 14,800 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड मुझे इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, तो आपको ट्रेंड अभी पॉजिटिव लग रहा है। 13,905 ये क्लोजिंग प्राइस है जीरे का। आगे बढ़ते हैं, मेटल मार्केट की बात करते हैं ओवरऑल। हिमांशु जी, मेटल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कॉपर को लेकर ये कहा जा रहा है कि सप्लाई के मोर्चे पर दिक्कत है, सप्लाई कम हो रही है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा भी है। तो ओवरऑल मेटल में क्या ट्रेंड है, और मेटल में कोई एकाध काउंटर जो आपको लगता हो कि ट्रेड के लिहाज से अभी ठीक है, पोटेंशियल है उसमें? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए क्लियरली अनडाउटेडली यहाँ पर बेस मेटल्स में बहुत ज़बरदस्त एक तरफा तेज़ी देखने को मिली है। फंडामेंटल फ्रंट्स में जिस तरह का लिक्विडिटी फ्लश यहाँ पर सेंट्रल बैंकर्स ने अपनी इकोनॉमीज में किया, साथ ही साथ जो सप्लाई कंसर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं, उसके चलते हमने देखा कि ये एक अच्छी तेज़ी मेटल के प्राइसेस में देखने को मिली। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी थोड़ी गुंजाइश और है। पर्टिकुलरली अगर कॉपर की बात की जाए तो 470-72 रुपए का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पार करने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं वो 500 से 510 रुपए तक के टारगेट्स दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए भी यहाँ पर अगर 485 रुपए के आसपास भाव मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। इंट्राडे के लिए 482.50 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 488-490 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिंक एक ऐसा काउंटर है जो जहां पर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी स्लो एंड स्टडी तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। तो जिंक में भी 168 रुपए के आसपास मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। 166.50 का इंट्राडे के लिए एक स्टॉप लॉस लगाएं। 172-174 तक के टारगेट्स मुझे नियर टर्म में यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पर मृत्युंजय जी ये रहेगा कि पिछले 4 से 6 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार एक तरफा तेजी मेटल्स में आते हुए देखने को मिली है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आके थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है तो एकदम शार्प इंट्राडे में डिप्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अपनी जो ट्रेडिंग की पोजीशंस है उसमें काम करें। ठीक है, ओके। अगला सवाल मानिक का है, पूछिए मानिक जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग है गोल्ड मिनिंग के कि आज से कितना पॉइंट राइज कर सकता है? फिर फिलहाल 49,000 पे है उसका स्टेबल, तो आज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे? क्या गोल्ड मिनी या गोल्ड? सर गोल्ड मिनी का बताइए हिमांशु जी। मृत्युंजय जी, जैसा मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मुझे लगता है कि
49,300 ₹350 तक के टारगेट्स आज या मैक्सिमम कल तक वापस से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 48,800 से 49,300 तक की एक रेंज है, मुझे लगता है आज के सेशन में गोल्ड की कीमतें इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ सकती हैं। बट मुझे लगता है आगे चल के 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के बाद वापस से तेजी बनते हुए नजर आएगी, जहां पर हम फिर से एक बार नए हाइज बनते हुए देखेंगे। ठीक है, ओके। अगला सवाल है बलराम का, इंदौर से है हमारे साथ। पूछिए बलराम जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये गोल्ड का रेट कहाँ तक जा सकता है? हेलो। गोल्ड की ही बात अभी हो रही थी। देखिए गोल्ड 53, 54, 55 हजार तक के टारगेट साल के अंत तक दिए जा रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सारे एक्सपर्ट की यही राय है कि गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। आगे आपको फायदा होगा, दाम बढ़ेंगे, साल के अंत तक 53 से 54 हजार और उसके बाद 60 हजार का लेवल भी आपको गोल्ड में दिख सकता है। ठीक है, नेचुरल गैस का मार्केट अभी हिमांशु जी आपको कैसा लग रहा है? क्या इसमें अभी ट्रेड लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए नेचुरल गैस में मृत्युंजय जी एक लंबी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है पिछले कुछ सेशंस में, और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ी और अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि 138, 139 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 136 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 142 रुपए का पहला टारगेट है जिसके पास ऑलरेडी कमोडिटी आ चुकी है, बट मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी यहाँ पर निकलने की एक गुंजाइश है, और जहां पर 145 रुपए तक के टारगेट्स नेचुरल गैस में आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। पहली रैपिड फायर मृत्युंजय जी गोल्ड में ही रहेगी। 48,800, 850 के दायरे में खरीदारी की सलाह रहेगी। 49,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 48,700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आपकी कॉल अजितेश जी। जी मुझे चना पाई लग रहा है, मेरे ख्याल से काफी क्रिटिकल आइटम है, और रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने जितने भी अनाउंसमेंट किए हैं, शॉर्ट टर्म में करेक्शन है लेकिन बाद में तेजी आएगा। 4120 के आसपास इसमें बाई करने की हम सलाह देते हैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में, और ऊपर में मुझे 4200 का टारगेट अभी लग रहा है। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। जिंक में मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी का ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, तो 168 रुपए के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है। 166.50 के स्टॉप लॉस के साथ 172 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन इस वक्त टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं Q1 के, और कंसो मुनाफा 8,049 करोड़ से बढ़ा है। ये भी हम डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। और आय यहां पर घटी है, 38,322 करोड़ की आय है 39,946 करोड़ से घटकर। तो ये कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और कंसो मुनाफा 7,008 करोड़ रुपए रहा है, जबकि अनुमान इससे ज्यादा का था। तो ये कुछ डिटेल अभी रिजल्ट के आ रहे हैं। टीसीएस के Q1 के मुनाफा 8,049 करोड़ से घटकर 7,008 करोड़ रुपए रहा है, ये मुनाफे का आंकड़ा है। इसके अलावा कंसो आय 39,946 करोड़ से घटकर 38,322 करोड़ रुपए रही है। तो ये कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन रिजल्ट को लेकर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। टीसीएस के पहली तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और आय में गिरावट आई है। इसके अलावा अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी घटा है, और ये घटकर 7,008 करोड़ पर पहुंचा है, 8,049 करोड़ से घटकर। और साथ ही कंसो मुनाफा 7,008 करोड़ रहा है, जबकि अनुमान 7,872 करोड़ रुपए का था। और कंपनी ने 5 रुपए अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि पहली तिमाही के जो नतीजे टीसीएस ने जारी किए हैं उसमें 5 रुपए के डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी ने किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।